हे गाइस, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज प्लांटर फिसाइटिस। और आज हम बात करेंगे कि प्लांटर फिसाइटिस क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांटर फिसाइटिस एंड व्हाट आर द बायोमैकेनिकल ऑल्टरेशन इन द पेशेंट्स विद द प्लांटर फिसाइटिस। सो फर्स्टली हम बात करते हैं व्हाट इज प्लांटर फिसाइटिस। ऐसे हम अगर नेम पे फोकस करें तो हमें पता पड़ रहा है कि प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन, आइटिस इज फॉर इन्फ्लेमेशन, बट आइडियली इसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस दे आर एब्सेंट। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स एब्सेंट है फिर भी इसको फिसाइटिस क्यों बोला है? एक्चुअल में इसका नेम है प्लांटर फेशियोपैथी। ठीक है, तो प्लांटर फेशियोपैथी मतलब प्लांटर फेशिया का कोई भी डिसऑर्डर या इंजरी इज कॉल्ड एज प्लांटर फेशियोपैथी। बट इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स एब्सेंट होने के बाद भी इसे प्लांटर फिसाइटिस इसलिए बोला है क्योंकि इट इज एक्चुअली द डीजनरेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया एट इट्स अटैचमेंट। इसका प्लांटर फेशिया का हमने पिछले वीडियो में भी बात किया, अटैचमेंट कहाँ होता है? इट इज ऑन टू द हील एंड ऑन टू द मेटाटार्सल हेड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हील एंड दीज आर दी मेटाटार्सल हेड। तो इसका एक अटैचमेंट यहाँ था, एक अटैचमेंट यहाँ, तो इन दोनों पर अगर पेन है, स्वेलिंग है एंड देयर इज अ degeneration or a pinching pain, sharp pain, so this is a main symptom of plantar fasciitis. So this is basically what is called as plantar fasciitis and it is a type of overuse injury. अब हमें पता है कि overuse injury मतलब अगर हम कोई भी बॉडी के स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर पे हम स्ट्रेस डालते हैं, उसके काम से ज्यादा उसको फोर्स करते हैं कि वो वर्क करे, तो इट रिजल्ट्स इन डीजनरेशन। ठीक है, अब क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम उस स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस डालते रहेंगे, उसे फोर्स करते रहेंगे एंड उस पर लोड बढ़ाते रहेंगे, तो जो कोलेजन टिश्यूज होते हैं उनकी ऑब्वियसली फिजियोलॉजी में ऑल्टरेशन आएगा। तो जो प्लांटर फेशिया के कोलेजन टिश्यूज होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है एंड जो उनकी बॉन्डिंग है, जो कोलेजन टिश्यू के बीच की बॉन्डिंग थी वो डिक्रीज हुई। ठीक है, डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि माइक्रो ट्रॉमा हुआ, माइक्रो ट्रॉमा ने कोलेजन फाइबर्स को सेपरेट किया, तो दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन इलास्टिसिटी एंड डिक्रीज इन द बॉन्डिंग। अब इससे क्या हुआ? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि शॉक अब्जॉर्प्शन कम होगा। तो अब शॉक अब्जॉर्प्शन अगर कम हुआ तो प्लांटर फेशिया का फंक्शन गया। ठीक है, इलास्टिसिटी कम हुई मतलब प्लांटर फेशिया का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी थी वो कम हुई, मतलब देयर इज पेन ऑब्जर्व्ड इन हील or the metatarsal head or all over the plantar side of the foot. So this is called as plantar fasciitis. It is the degenerative irritation at the attachments of the plantar fascia. So now if we talk about the prevalence, the 10% of the population suffers from the plantar fasciitis. And जो ये 10% of the population है इनमें से 83% are the athletes. अब एथलीट्स में प्लांटर फिसाइटिस ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एथलीट्स आर मेनली इन्वॉल्व इनटू द लोअर लिम्ब एक्टिविटीज। वो रनिंग करते हैं, मैराथन रनिंग एंड ऑल। उसके अंदर रनिंग के केस में हमें दिखा था प्लांटर फेशिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल था। सो दिस इज व्हाई द प्रेवलेंस ऑफ प्लांटर फिसाइटिस इज मोर इन केस ऑफ एथलीट्स। मूविंग फर्दर, वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स which are causing the plantar fasciitis or which can cause the plantar fasciitis. So first are intrinsic factors and the second is extrinsic factors. तो अगर हम intrinsic factors में बात करें तो जो first factor है it is the age. अब हमने अभी भी बात की थी कि जो कोलेजन टिश्यूज हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होती है क्योंकि उन पे स्ट्रेस पड़ता है एंड एज अगर इंक्रीज होती है मतलब जो हमारा कोलेजन टिश्यू है या बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो ऑल्टर करती है, तो उसमें द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस इज कोलेजन टिश्यू की फिजियोलॉजी में ऑल्टरेशन।
तो कोलेजन टिश्यू की इलास्टिसिटी कम होती है विद द इंक्रीजिंग एज। तभी हम देखते हैं कि जो ओल्डर एज पीपल है उनमें वीकनेस जल्दी आती है एंड उनमें जो आर्थराइटिस के चांसेस होते हैं वो सब बड़े होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी फिजियोलॉजी इज डिस्टर्ब ड्यू टू द इंक्रीज इन एज। तो अगर हम प्लांटर फेशिया की बात करें तो उसका कोलेजन फाइबर जो है उसकी बॉन्डिंग कम हुई, उसकी इलास्टिसिटी कम हुई, उसकी शॉक अब्जॉर्प्शन कम हुआ। तो अगर ये तीनों चीजें कम हुई तो देयर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ प्लांटर फेसाइटिस, क्योंकि जो प्लांटर फेशिया था उस पर धीरे धीरे जो उसका सही पार्ट था उस पर लोड बढ़ता गया एंड दिस कॉजेज दी डीजनरेशन। तो अब अगर प्लांटर फेशिया का डीजनरेशन हुआ मतलब इट इज कॉल्ड एज प्लांटर फेसाइटिस। सेकेंडली जो सेकेंड फैक्टर है इट इज स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज। स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज, तो स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज क्या होता है? अगर हम नेम से देखें तो स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज मतलब आर्थ्रो मीन्स जॉइंट में डिसऑर्डर एंड स्पॉन्डाइलो इज रिलेटेड टू स्पाइन। जो कोई भी अगर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है और अगर it is of the spine of the lower extremity, तो it can result in disturbance in biomechanics। और अगर biomechanics disturb हुई मतलब plantar fasciitis can be plantar fasciitis can be a cause, क्योंकि अगर joint में inflammation है तो ankle जो for example अगर ankle joint में inflammation है तो it will disturb the mechanics, so this will cause the plantar fasciitis। और अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर की, इट इज दी बायोमैकेनिकल डिस्टर्बेंस इन द लोअर लिम्ब। बायोमैकेनिकल डिसफंक्शनिंग और डिस्टर्बेंस इन द लोअर लिम्ब। तो अगर बायोमैकेनिकल डिसफंक्शनिंग में बात करें तो फर्स्ट इज पेस केवस। अब पेस केवस क्या होता है? इट इज दी इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आर्चेस। तो अगर पेस केवस है मतलब हमारे जो आर्चेस की लेंथ है इट इज इंक्रीज्ड, सो द पेस केवस इज लाइक दिस, है ना। तो अब अगर पेस केवस है इट मीन्स जो प्लांटर फेशिया के अटैचमेंट्स थे ये वाले हैं एंड ये वाला मेटाटार्सल हेड एंड द हील वाला, उन दोनों पे स्ट्रेस बढ़ा। अब अगर स्ट्रेस बढ़ा क्योंकि दे आर इन मोर कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, जो उनका प्रेशर है ग्राउंड पे दैट इज वेरी मच। तो अब ये जो यहाँ पे प्रेशर है इट इज इंक्रीज इन केस ऑफ पेस केवस। तो अगर ये प्रेशर इंक्रीज है तो इट कैन कॉज डीजनरेशन, क्योंकि हमने अभी भी बात की थी अगर हम स्ट्रेस डालेंगे कोई भी टिश्यू पे तो ओवर अ क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम वो डीजनरेशन में जाएगा। सो अगर ये डीजनरेशन में गया तो प्लांटर फेसाइटिस। अब सेकेंड बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन है पेस प्लेनस। And what is pes planus? It is the flattening of the arches। और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लांटर फेशिया का मेन रोल क्या है? टू प्रिवेंट द फ्लैटनिंग ऑफ द आर्चेस। अब आर्चेस की फ्लैटनिंग हो रही है तो प्लांटर फेशिया पे स्ट्रेचिंग फोर्स आया। अब अगर स्ट्रेचिंग फोर्स आया मतलब इट कैन कॉज डिक्रीज्ड बॉन्डिंग ऑफ कोलेजन फाइबर्स, क्योंकि माइक्रो ट्रॉमा की वजह से जो कोलेजन फाइबर्स की बॉन्डिंग थी इट इज डिक्रीज। अब अगर कोलेजन फाइबर्स की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है तो इट विल कॉज दी degeneration which results into the plantar fasciitis। The third and the most important biomechanical dysfunction is hip abductor weakness। अब hip abductor weakness कैसे plantar fasciitis का रीजन हो सकती है? अब हम सबको पता है कि hip abductor का काम क्या था ड्यूरिंग इट, कि इट वॉज हेल्पिंग इन ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब स्टांस फेज से स्विंग फेज में जाने में हिप अबडक्टर्स वर हेल्पिंग अस। सो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा लेग है जो कि स्टांस फेज में था एंड हिप अबडक्टर्स जो हैं दे वर वर्किंग टू हेल्प द लेग टू गो इनटू द स्विंग फेज। सो अगर हिप अबडक्टर्स वीकन है सो वो ग्राउंड क्लियरेंस का काम किस पे आएगा? और प्लांटर फ्लेक्सर्स, क्योंकि प्लांटर फ्लेक्सर्स भी एट द बैक ऑफ द लेग होती है तो उनका भी वही काम है। सो अगर प्लांटर फ्लेक्सर्स पे वर्क बढ़ा तो क्या होगा? ओवरयूज की वजह से वीकनेस, क्योंकि प्लांटर फ्लेक्सर्स जो है वो कंपेंसेट कर रही है हिप अबडक्टर की वीकनेस का,
तो ओवर यूज वीकनेस हुई प्लांटर फ्लेक्सर्स में, और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि plantar flexors were working together with the plantar fascia to help in the resupination during the push-off phase. तो अब अगर इनकी overuse weakness है plantar flexors की, तो plantar fascia पर जो काम है वो बढ़ा. अब plantar fascia पे अगर काम बढ़ा मतलब it can cause overuse injury of the plantar fascia over a chronic period of time. So this can cause plantar fasciitis. और अब I would like to mention कि plantar fasciitis जो है it can also cause hip abductor weakness. ये जो सेम मैकेनिज्म है उल्टा हो जाएगा कि अगर plantar fasciitis है तो मतलब it is normally accompanied with the weak plantar flexors. तो अब अगर plantar flexors weak हैं तो hip abductor जो है उनके लिए compensate करेगी ड्यूरिंग द गेट. अब अगर हिप अबडक्टर्स जो है वो कंपेंसेट कर रही है तो ओवर अ क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम वो जाती है वीकनेस में. सो दिस इज हाउ हिप अबडक्टर कैन ऑल्सो कॉज द प्लांटर fasciitis. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इज द इंक्रीज बॉडी वेट. अब इंक्रीज बॉडी वेट क्या करता है? इट इंक्रीजेज द लोडिंग रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर बॉडी का पूरा वेट जो है वो हमारे एंकल पे जाता है तो अगर बॉडी वेट ज़्यादा हुआ तो जो लोडिंग वेट है वो भी ज़्यादा हुआ, तो लोडिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा हुआ. अब अगर लोडिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो इट विल फोर्स द प्लांटर फेशिया टू वर्क मोर, क्योंकि प्लांटर फेशिया क्या कर रहा था? प्रिवेंट कर रहा था आर्चिस की फ्लैटनिंग को. और अगर ऊपर से वेट आ रहा है तो डेफिनेटली आर्चिस फ्लैटन हो सकते हैं, तो प्लांटर फेशिया को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है टू प्रिवेंट द आर्चिस. एंड इट इज फाउंड दैट देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1.4 टाइम्स चांसेस ऑफ द प्लांटर fasciitis इन द ओबेस पेशेंट. एंड दिस इज द रीजन क्योंकि प्लांटर फेशिया को ज्यादा वर्क करना पड़ता है टू बियर दिस वेट एंड हेल्प the maintenance of the arches. तो इसी वजह से there are increased chances of plantar fasciitis in the obese patients. The next intrinsic factor is the thickening of the fascia. अब thickening of the fascia क्यों cause कर रहा है plantar fasciitis? क्योंकि जो thickening है it was the compensatory mechanism of the body. अब compensatory mechanism क्यों था? क्योंकि जो हमारे प्लांटर फेशिया पे इंक्रीज स्ट्रेसेस आ रहे थे उस रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने ट्राई किया कि इट हेल्प्स, इट वाज डिपॉजिटिंग द मोर अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स ओवर द प्लांटर फेशिया. सो it resulted in thickening of plantar fascia but eventually resulting to the plantar fasciitis. Lastly, talking about the extrinsic factors. तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? फुटवेयर एंड द ऑक्यूपेशन. टॉकिंग अबाउट द बायोमैकेनिकल पैरामीटर्स जो कि प्लांटर fasciitis की वजह से अफेक्ट हुए थे. सो देयर वाज स्टडी डन इन विच दे टुक 15 सब्जेक्ट्स विद bilateral plantar fasciitis, 15 subjects with unilateral plantar fasciitis and 17 subjects with normal heel. तो इन्होंने इसमें जो पैरामीटर्स इंक्लूड किए थे, फर्स्ट वाज स्टेप लेंथ. अब हमें नेम से पता पड़ रहा है कि स्टेप लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेप ये है एंड द सेकेंड इज दिस, सो दिस इज द स्टेप लेंथ. द सेकेंड पैरामीटर वो स्टेप टाइम. तो स्टेप टाइम क्या होता है? ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा एक इंडिविजुअल को, इट इज कैलकुलेटेड एज स्टेप टाइम. थर्ड वर्ड दी COP पैरामीटर्स. COP पैरामीटर्स मीन सेंटर ऑफ प्रेशर पैरामीटर्स. अब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? अब अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट है हील एंड अगर इस पे ड्यूरिंग हील स्ट्राइक हमारी हील इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, तो अगर हमारी हील पे इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, सो दिस इज कॉल्ड एज COP. COP क्या होता है? इट इज अ पॉइंट एट विच
the pressure or force is acting at a particular instance. So this is the COP. Okay. अब जो सेंटर ऑफ प्रेशर के पैरामीटर्स हैं, द फर्स्ट वन इज गेट लाइन लेंथ. ठीक है. अब गेट लाइन लेंथ क्या होती है? ये होती है एक लाइन जिसके अंदर जितने भी सेंटर ऑफ प्रेशर थे पूरी स्टांस फेज में, मतलब जब तक हमारा लेग ग्राउंड के कांटेक्ट में था उस पे हर पॉइंट पे जो सीओपी लग रहा था, मतलब हर सेंटर ऑफ प्रेशर जो था वो अगर हम ज्वाइन कर दे थ्रू अ लाइन, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज गेट लाइन लेंथ. द सेकेंड पैरामीटर वॉज सिंगल सपोर्ट लाइन. अब सिंगल सपोर्ट लाइन क्या होता है? अगर हम बात करें सारे सेंटर ऑफ प्रेशर की जो कि एक्ट कर रहे थे ड्यूरिंग सिंगल लिम्ब सपोर्ट. ठीक है. अब पूरी गेट साइकिल की स्टांस फेज में देयर आर फेजेस जिसमें कि केवल हमारा एक लेग जो होता है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. तो जो लेग हमारा ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है उस टाइम पे जो फोर्सेस लग रहे थे उन सीओपी को हमने ज्वाइन करके जो लाइन ड्रॉ की, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सपोर्ट लाइन. एंड द थर्ड पैरामीटर इज लेटरल सिमेट्री. और लेटरल सिमेट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो हम बात करेंगे कि लेटरल सिमेट्री क्या होता है. तो इट इज मेजर्ड बाय द सेंटर ऑफ प्रेशर लाइन ऑफ बोथ द फुट्स. ठीक है. तो अगर ये हमारा एक फुट है एंड दिस इज आवर सेकेंड फुट, तो इसकी अगर हम गेट लाइन लेंथ दोनों की बना ले, ड्रॉ कर ले. ठीक है. लाइक दिस. एंड हम इस पॉइंट को इफ वी टेक इट टू दिस, और अगर हम इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें, ठीक है, और वी आर ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ द सीओपी लाइन फ्रॉम द हील, और अगर हम इन दोनों के इसका मिड पॉइंट एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेटरल सिमेट्री. सो अब हम बात करेंगे कि ये तीन पैरामीटर्स क्या डिफाइन करते हैं. तो जो सीओपी पैरामीटर्स हैं, गेट लाइन लेंथ, सिंगल सपोर्ट लाइन एंड द लेटरल सिमेट्री, ये तीनों डिफाइन करते हैं कि हाउ द लोड शेयरिंग सिस्टम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लांटर इंट्रिंसिक मसल्स, प्लांटर लिगामेंट्स एंड द प्लांटर फेशिया, ये तीनों कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके वर्क कर रहे हैं. सो दीज पैरामीटर्स डिफाइंस दिस. अब हम बात करेंगे कि ये कैसे ऑल्टर हुए थे. इन दी प्लांटर फिसाइटिस पेशेंट्स जो स्टेप लेंथ है वो डिक्रीज हुआ था, जो स्टेप टाइम है वो डिक्रीज हुआ. अब ये दोनों डिक्रीज क्यों हुए? क्योंकि ड्यूरिंग दी प्लांटर फिसाइटिस हमने बात की कि देयर इज एन इंक्रीज इन द पेन ओवर द प्लांटर फेशिया रीजन. सो अब अगर प्लांटर साइड में पेन है तो जो पेशेंट है वो अपना स्टांस फेज का ड्यूरेशन जो है उसको कम करने की कोशिश करता है. सो दैट इज वाई स्टेप लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई एंड स्टेप टाइम जो है वो भी डिक्रीज हुआ. जो गेट लाइन लेंथ है वो भी डिक्रीज हुई एंड सिंगल सपोर्ट लाइन है वो भी डिक्रीज हुई. अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो फुट है वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट से जल्दी हट रहा है और या फिर इसमें टेस्ट केवस है, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड थे वो कम हो गए. तो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड कम हुए तो जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज होनी चाहिए. ठीक है. तो जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज हुई. सो व्हाट इट वाज कॉल्ड एज गेट लाइन लेंथ. अब अगर ये मेरा फुट होता तो ये जो लेंथ है ये डिक्रीज होती, जो कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड थे पॉइंट्स वो डिक्रीज होते. सो दिस डिक्रीज द गेट लाइन लेंथ. और सिंगल सपोर्ट लाइन इज ऑल्सो डिक्रीज क्योंकि वो फैक्टर तो गेट लाइन लेंथ का ही था, इट वॉज पार्ट ऑफ अ गेट लाइन लेंथ. तो अगर गेट लाइन लेंथ डिक्रीज हुई तो सिंगल सपोर्ट लाइन भी डिक्रीज हुई. अब लेटरल सिमेट्री जो है इट वॉज इंक्रीज. अब लेटरल सिमेट्री कैसे इंक्रीज हुई? अगर अपने फुट के इंट्रिंसिक लिगामेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग तो वो क्या कर रहे हैं कि वो आर्च को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दे आर क्रिएटिंग अ इंक्रीज्ड हाइट इन द आर्च. तो अब अगर हाइट इंक्रीज हुई आर्च की तो जो ये लाइंस था अगर हम देखें तो दे आर शिफ्टेड हेयर. ठीक है. लाइक दिस.
क्योंकि ये वाले पॉइंट्स जो है ये ग्राउंड के कांटेक्ट में ज्यादा आ गए, ठीक है। तो अब अगर ये लाइंस यहाँ शिफ्ट हो गई तो जो ये था इट रिजल्टेड लाइक दिस। इसका मिड पॉइंट अगर हम ये देखें एंड इसका ये देखें लाइक दिस एंड दिस, पहले ये थी हमारी लेटरल सिमेट्री और अब हमारी लेटरल सिमेट्री इज दिस। सो इट इज इंक्रीज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंट्रिंसिक लिगामेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जिससे कि वो आर्च मेंटेन कर सके। इस वजह से जो हमारे सेंटर ऑफ प्रेशर थे वो थोड़ा लेटरली मूव कर गए। सो दिस रिजल्टेड इन इंक्रीमेंट इन द लेटरल सिमेट्री एंड डिक्रीज इन दीज पैरामीटर्स। सो this was all for the parameter which were altered during the gait of the plantar fasciitis patients.